हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हायर एजुकेशन से रिलेटेड आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं उन सबको मैं क्लियर करने वाली हूँ, चाहे वो पीएचडी को लेकर हो, फेलोशिप को लेकर हो, पीएचडी कोर्स वर्क को लेकर हो, या फिर टीचिंग के अलावा रिसर्च के और क्या क्या रोल हैं, तो उसको लेकर भी जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं उनको क्लियर करने वाली हूँ। तो उस वर्क से रिलेटेड, फेलोशिप से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें कवर करने की पूरी कोशिश की है मैंने। और पार्ट टाइम पीएचडी क्या होता है, सब कुछ मैंने उसमें कवर करने की कोशिश की है। कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में रिपीटेशन ना हो उन सवालों का, और जिन स्टूडेंट को लगता है कि इस वीडियो में उनके सवाल कवर ना हुए हों तो वो पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख ले, शायद आपके क्वेश्चंस या आपके डाउट उस वीडियो में ज़रूर हो, ठीक है। और जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको लगे कि इससे रिलेटेड और कुछ जानना है आप लोगों को, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने डाउट्स लिख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि आप जब भी कमेंट करते हैं कोई भी नया क्वेश्चन, तो आप लेटेस्ट वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से कह रही हूँ, लेटेस्ट वीडियो में रहेगा तो मेरे लिए आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं, सवालों को लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं अभी लेटेस्ट में जो मुझसे पूछा गया था वो पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी को लेकर है, ठीक है। तो मुझे बाकी यूनिवर्सिटी का नहीं पता, ठीक है, प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटी का नहीं पता। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बता देती हूँ कि पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी, ये दो पीएचडी ऑफ़र की जाती है, और दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो पार्ट टाइम पीएचडी ऑफ़र नहीं करती हैं, ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो पार्ट टाइम पीएचडी ऑफ़र करती हैं, ठीक है। तो उसमें इग्नू है और जामिया में शायद इस पर आया था, तो ये अब कंफर्म नहीं है मुझे आया था या नहीं, लेकिन इग्नू में पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी दोनों का है, ठीक है। तो पार्ट टाइम पीएचडी में सिर्फ इतना ही होता है कि आपको 6 मंथ के लिए लीव लेनी होती है, और वो लीव विदाउट पे होता है, ठीक है। और स्टूडेंट कह रहे थे कि मतलब उनको इंटरवल में अपडेट करना होता है लीव, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार में ही आपको 6 मंथ की लीव लेनी होती है, और वो 6 मंथ आपको विदाउट पे रहना पड़ता है, और वो 6 मंथ की लीव आप पीएचडी कोर्स वर्क के लिए लेते हैं, और इसके बाद फिर आप वापस अपने जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको आसानी से लीव मिल सकती है, और उसमें आपको कोई नुकसान मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर आप पीएचडी के साथ जॉब भी कर रहे हैं, एटलीस्ट आपके पास सिक्योरिटी है, ठीक है, जॉब की। और जो स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं लेकिन उनके पास जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास अगर फेलोशिप नहीं है, तो उनके साथ ज़्यादा मुश्किलें हैं कंपेयर टू आपके, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत आप मैनेज कर सकते हैं, या जैसे ही आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा आप अपने जॉब को वापस ज्वाइन कर लीजिएगा, और फिर आपकी पीएचडी भी होती रहेगी साथ में, और आप जॉब भी करते रहेंगे, ठीक है। आप अपने गाइड के साथ फिर कांटेक्ट कीजिएगा, और उनके अकॉर्डिंग ही आप अपने पीएचडी के काम को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 6 मंथ में सिर्फ आपको छुट्टी लेनी है, और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है अपडेट करना है इंटरवल में, एक बार में ही छुट्टी ली जाती है, ठीक है। और अगर जल्दी कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाए तो आप जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह आप पे निर्भर करेगा। अगर आप जल्दी रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे तो प्रोफेसर भी अगर मतलब ये चीज़ आप मानिए कि आप जितने रेगुलर रहेंगे प्रोफेसर उतने ही रेगुलर रहेंगे। आप ढीले ढाले रहेंगे तो फिर समझ रहे हो ना आप कि आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है, आप कितनी जल्दी काम को आगे बढ़ाते हो, ठीक है। पीएचडी के कोर्स वर्क, पीएचडी को लेकर भी यही चीज़ है कि आपकी थीसिस तभी सबमिट हो पाएगी जल्दी जब आप अपने काम को जल्दी करेंगे, ठीक है। तो प्रोफेसर सिर्फ आपको गाइड करते हैं, आपके ऊपर सब कुछ रहता है कि आप कितनी जल्दी अपने काम को करना चाहते हैं, आप कितने डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर, ठीक है। तो ये एक डाउट था, ठीक है, पीएचडी के पार्ट टाइम और फुल टाइम को लेकर, ठीक है। तो एक ही बार छुट्टी लेनी होती है, और काम अगर जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और फुल टाइम पीएचडी में, अच्छा एक और चीज़ मुझे मालूम पड़ी, मुझे लगता था कि पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी करने वालों के सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ लिखा होता है, लेकिन शायद मतलब मुझे ऐसा पता चला है प्रोफेसर्स के कहने पे कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता है कि डिग्री पे कि आपने पार्ट टाइम पीएचडी की है या फुल टाइम पीएचडी की है, डिग्री पे कुछ भी मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे हमारी डिग्री होगी वैसे ही आपकी डिग्री होगी, तो उस चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि आपको सिर्फ 6 मंथ की लीव लेनी होती है। जो स्टूडेंट अगर कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं तो उनको पार्ट टाइम पीएचडी नहीं करना चाहिए, और ना ही उनका इनरोलमेंट पार्ट टाइम पीएचडी में होगा, ठीक है। पार्ट टाइम पीएचडी में उन्हीं का इनरोलमेंट होगा जो पहले से जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे। तो ये एक डाउट था, वो क्लियर कर दिया मैंने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जेआरएफ अमाउंट को लेकर कि जेआरएफ अमाउंट कितना मिलता है, क्या वो स्टूडेंट के लाइफस्टाइल को देखते हुए वो इनफ है या नहीं। तो मेरे हिसाब से वो इनफ है। अगर आपके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो तो वो बहुत इनफ है, ठीक है। आप
मतलब सेविंग भी अच्छी हो जाती है, आप किताबें भी खरीद सकते हैं, आप अपना रिसर्च वर्क भी पूरा कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, उस फेलोशिप में। अगर घर में आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट ना करना होता हो तो, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम अगर कुछ ना हो, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे कहने का मतलब है। तो जैसे होता है कुछ स्टूडेंट अगर फेलोशिप उनकी आती है तो वो अपनी फैमिली को देते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट के पास पैसे कम बचते हैं, उन्हें शायद प्रॉब्लम हो सकती है अपनी पढ़ाई में भी। तो अगर जिसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनके लिए इनफ है, और अगर प्रॉब्लम है तो फिर वो उस हिसाब से मैनेज करते हैं। तो डिपेंड करता है फैमिली प्रॉब्लम पे, ठीक है। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि प्रोफेसर्स हमें क्यों गाइड करते हैं, ठीक है, सीनियर प्रोफेसर्स जो होते हैं वो हमें क्यों गाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपका भी बेनिफिट है, और प्रोफेसर अगर गाइड कर रहे हैं तो उनका भी बेनिफिट है। यूजीसी ने कुछ नियम बनाए हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर इतने स्टूडेंट को पीएचडी करा सकते हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर इतने स्टूडेंट को पीएचडी करा सकते हैं, प्रोफेसर कितने स्टूडेंट को पीएचडी करा सकते हैं। तो सबकी लिमिट्स है, और इन पीएचडी स्टूडेंट को मतलब गाइड करने के लिए उन्हें भी पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो उनके प्रमोशन के लिए वो बेनिफिट होता है, ठीक है। तो इसी वजह से दोनों का फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है। तो इसी वजह से वो आपको गाइड करते हैं, ठीक है। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। टीचिंग के अलावा रिसर्च स्कॉलर का क्या रोल है, ठीक है। तो रिसर्च स्कॉलर अगर कहा जाए तो रिसर्चर आप पूरे लाइफ टाइम तक रहते हैं। आप चाहे प्रोफेसर बन जाइए, चाहे आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाए, चाहे आप वीसी बन जाए, आप पूरे लाइफ टाइम रिसर्चर रहते हैं, ठीक है। और अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में नहीं जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको फेलोशिप देती है, ठीक है, इस चीज़ के लिए कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी को, ठीक है, तो वो हर फील्ड के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर आप कोरोना वायरस जैसे अगर अभी आप बात करें तो कोरोना की मेडिसिन जब बनाई जा रही थी तो हो सकता है कि कोई पीएचडी होल्डर या फिर कोई भी मेडिकल ऐसा स्टूडेंट रिसर्चर जो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकता है, जिसके पास ऐसी नॉलेज हो, तो उसको सरकार फेलोशिप देती है ताकि वो सोसाइटी के नीड के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है, रिसर्च कर सके अपना, ठीक है। तो एक ये प्रोफेशन है टीचिंग के अलावा स्टूडेंट का, रिसर्चर का, ठीक है। तो ये सारे फील्ड के लिए है, हिंदी के लिए भी है और अदर फील्ड के लिए भी है। तो बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जो पढ़ाते भी हैं और साथ साथ रिसर्चर भी हैं, ठीक है। तो ये एक सवाल था और इसका जवाब दे दिया मैंने। अगला सवाल है प्रेफरेंस को लेकर, पीएचडी एडमिशन में प्रेफरेंस को लेकर, रेगुलर और ओपन को लेकर। क्योंकि मेरा भी मास्टर्स ओपन यूनिवर्सिटी से है, इग्नू से है, तो ये डाउट मेरे अंदर भी था। लेकिन हाँ, इस चीज़ को ये लेकर मैं नहीं चल रही थी कि हाँ मेरा एडमिशन कहीं भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि आप पीएचडी में जैसे ही एडमिशन लेते हो उसकी एलिजिबिलिटी ही है आपका मास्टर्स में 55% होना चाहिए और नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। कहीं अब तो नेट मैंडेटरी हो चुका है, ठीक है। तो 55% और नेट है तो कोई मैटर नहीं करता आपने कहाँ से एडमिशन लिया है, आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और रिसर्च जिस टॉपिक पे आप लेके गए हैं उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और अगर नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को इस सेंस में ले सकते हैं कि हाँ मैं ओपन से हूँ या रेगुलर से हूँ तो इस वजह से मेरा एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। तो नॉलेज अच्छी लेकर जाइए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आप फोकस नहीं कीजिएगा और टॉपिक के ऊपर देखिए कि आपका सिलेक्शन टॉपिक के, और जब भी अगर कभी फेलियर मिले भी तो इसी बेसिस पे आप अपने आप को लीजिएगा कि आपके टॉपिक में कुछ कमी होगी। इस वजह से कभी भी आप खुद को डीमोटिवेट मत कीजिएगा कि आपने रेगुलर से पढ़ाई नहीं की है या ओपन से पढ़ाई की है, इस वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो कभी भी इस चीज़ को लेकर मत चलिएगा, ठीक है। क्योंकि लाइफ में आपको अभी बहुत कुछ, ठीक है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सिर्फ पीएचडी का अभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। कल को पता चला आप जॉब करने जाएंगे तो आपको ये कहा जाएगा कि आपने तो रेगुलर से पढ़ाई की ही नहीं है, तो आप कैसे पढ़ाएंगे रेगुलर बच्चों को। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद के लिए मतलब कमियां मत निकालिए, ठीक है, खुद में ही कमी मत निकालिए। अपने रिसर्च वर्क पे ध्यान दीजिए और उसी पे फोकस रहिए, ठीक है। और बाकी चीज़ों के बारे में मत सोचिए क्योंकि बाकी चीज़ें नहीं वर्क करती हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि ओपन से करने पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपके बोलने पे, आपकी नॉलेज पे सब कुछ जज किया जाता है, ठीक है। ये सवाल हमेशा मुझसे ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चे ही पूछते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले ऐसे हैं जो जिनके मन में ये सवाल आ रहा है। मैंने जब मास्टर कर लिया, मेरे को जब पीएचडी में एडमिशन लेना था तो मेरे मन में भी ये सवाल चलता रहता था। लेकिन हाँ, मैं डरती नहीं थी कि हाँ मुझे जेएनयू के लिए सिलेक्शन वो मिलेगा या नहीं। हाँ, मैं ये जानने की कोशिश करती थी
जो मेरे लिए मुझे अच्छा लगता था कि मतलब मैं ये जानना चाहती थी कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ओपन यूनिवर्सिटी का बच्चा एडमिशन लिया है या नहीं। मेरे मतलब मन में ये हमेशा चलता था और मैं ढूंढती रहती थी ऐसे स्टूडेंट को कि जो मतलब इग्नू से पढ़ा हो और उसने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो थ्रू JRF, ठीक है, एंट्रेंस के थ्रू भी नहीं, JRF के थ्रू। तो मुझे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिले, ठीक है। तो आज भी जब मैं उनसे बात करती हूँ और मैं मतलब मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग अब हो चुकी है मेरी कि अगर वो लोग तब नहीं होते हैं, तब मुझे गाइड करने वाले नहीं होते, तो मुझे यही लगता रहता कि ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चों को प्रेफरेंस नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है ओपन से पढ़ने के बावजूद JRF क्रैक किया है, ठीक है। तो अच्छे लोगों के संगत में रहिए, ठीक है, और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए और अपने रिसर्च वर्क पे ध्यान दीजिए, ठीक है। 3 चीज़ें ही बोलूँगी, अपने रिसर्च वर्क पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी चीज़ें अगर आप नहीं भी करते हैं तो अपने रिसर्च वर्क पे ध्यान दीजिए। बाकी कोई चीज़ें आपको डिफर नहीं कर सकती, ठीक है, बाकी स्टूडेंट से। आप बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही हैं और आप भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PhD में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचा कीजिए, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल जो है वो एंट्रेंस किन्हें देना होता है, ठीक है। तो सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल है, ठीक है। किसी यूनिवर्सिटी में JRF वाले स्टूडेंट को भी एंट्रेंस देना होता है और किसी यूनिवर्सिटी में नेट वाले बच्चे भी एग्जेम्प्टेड होते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में नेट वाले बच्चों को एग्ज़ाम देना होता है। तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप एक बार उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन और एलिजिबिलिटी में देख लीजिएगा कि किन्हें एंट्रेंस देना है, किसे डायरेक्ट इंटरव्यू देना है, तो ठीक है। तो इतना काम आप खुद कीजिए, ठीक है। और आप जितना काम खुद से कीजिएगा उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जब भी आए तो उसके प्रोस्पेक्टस को पूरा रीड आउट कीजिए, कितने सीट्स आए हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एंट्रेंस किन्हें देना है, और एंट्रेंस के सिलेबस को ज़रूर देखा कीजिए, चाहे आपको एंट्रेंस देना हो चाहे ना हो, ठीक है। अगला सवाल जो है वो JRF क्रैक करना टफ़ है क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन एक है। तो टफ़ नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपने अब तक जो पढ़ाई की है ग्रेजुएशन और मास्टर्स में, वो कैसी पढ़ाई की है, ठीक है। वो बहुत मैटर करता है इस वजह से, क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन के टाइम अगर इतिहास, जो हिंदी साहित्य के इतिहास को नहीं पढ़ा है, तो फिर शायद आपके लिए जो जर्नी है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है कि इम्पॉसिबल ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मेरे साथ ये था कि हम लोगों ने इतिहास जो है वो सेक्शन ग्रेजुएशन के टाइम अच्छे से पढ़ लिया था। इसी वजह से मेरे लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, मास्टर्स के अपीयरिंग ईयर में ही JRF मैंने क्रैक कर लिया। तो इसी वजह से था कि इतिहास की किताबें मैंने पढ़ रखी थी बहुत अच्छे से तब। और तो ग्रेजुएशन से ही आप लोग सीरियसली पढ़ाई कीजिए इस चीज़ के लिए, अगर आपको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो, ठीक है। तो आसान है, टफ़ नहीं है, ठीक है, JRF क्रैक करना। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल है जॉब आफ्टर PhD और ड्यूरिंग PhD, ठीक है। तो PhD के बाद और PhD से पहले जॉब के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें 2 तरीके से हैं, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी या फिर अब तो कमीशन है, ठीक है, जैसे UPHEC है, MPPSC है, HPSC है, CGPSC है, ये जो कमीशंस हैं हर एक स्टेट में, तो ये अब क्या करवा रही हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है। तो इसमें अब बहुत सारे बच्चे ड्यूरिंग PhD में ही इनरोल हो रहे हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। अभी UPHEC है और HPSC ले लें या फिर MPPSC का ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सब क्या करवा रही हैं, अब एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है वो 70% जो है आपका वो एंट्रेंस के बेसिस पे है और 30% जो है वो आपका इंटरव्यू के बेसिस पे है, तो ठीक है। तो एंट्रेंस की एलिजिबिलिटी जो रखी गई है वो मास्टर्स प्लस नेट है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही बच्चे अप्लाई करते हैं, जो PhD कर रहे होते हैं वो भी, और जिन्होंने अभी मास्टर और नेट कंप्लीट किया है वो बच्चे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने PhD कोर्स वर्क कर लिया है तो ऐसे स्टूडेंट्स लोगों का भी सिलेक्शन हो चुका है इस बार UPHEC में। तो इस वजह से आप लोग चाहें तो PhD के ड्यूरिंग में भी जॉब ले सकते हैं, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर कीजिए कि आपका जो कोर्स वर्क हो चुका हो तभी आप अप्लाई कीजिए, ठीक है, क्योंकि कोर्स वर्क के ड्यूरिंग में फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो
तैयारी भी नहीं हो पाएगी, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। और दूसरा है कि अगर आपको ऐसे ज्वाइनिंग में आ जाएगा तो फिर उसके लिए भी दिक्कत होगी। हालांकि सिलेक्शन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे पीएचडी कंप्लीट वाले स्टूडेंट भी मिलेंगे और रिसर्च पेपर जिनका पब्लिश होगा, ठीक है, जिनके एपीआई स्कोर जितने ज़्यादा होंगे ऐसे स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। और हाँ, थोड़ा यहाँ पे कास्ट का भी है कि मतलब यहाँ पे यूपी के जो होंगे उनका कास्ट लगेगा, बाकी अदर स्टेट के जो लोग होंगे वो जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। और ठीक है, तो इस वजह से तो अब जितने भी सिलेक्शन कमीशन जब से अपॉइंट होने लगे हैं तब से पीएचडी के ड्यूरिंग में भी बहुत स्टूडेंट जॉब ले चुके हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ये हो गया एक तो पीएचडी के ड्यूरिंग में। और पीएचडी आफ्टर में अगर देखा जाए तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वहाँ आपको पीएचडी कंप्लीट करनी ही होगी, तभी आपको जॉब मिलती है, ठीक है। तो उसके लिए यही है कि आपको पहले पीएचडी अपनी कंप्लीट करनी होगी, आपको अच्छे पेपर्स अपने अच्छे पब्लिकेशंस में, अच्छे जर्नल्स में पब्लिकेशन करवाना होगा, ठीक है। तो कमीशंस के थ्रू अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आप पीएचडी के ड्यूरिंग में भी बन सकते हैं अच्छे पॉइंट्स लाके, ठीक है। उसमें भी एंट्रेंस है, एंट्रेंस में अगर आपके अच्छे स्कोर हुए तो आपका सिलेक्शन पक्का है वहाँ पे। और पीएचडी के आफ्टर में अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी के आफ्टर में ही जॉब मिलेगी, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ये सवाल था। अगला सवाल है फेलोशिप के साथ जॉब कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो किसी भी फेलोशिप के साथ आप जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जॉब मिल जाती है, जैसे आप पीएचडी में जेआरएफ के थ्रू आपने एडमिशन लिया, ठीक है, जैसे मैंने अभी पीएचडी के थ्रू जेआरएफ के थ्रू पीएचडी में एडमिशन लिया है, ठीक है। अब कल को मेरी जॉब पीएचडी के ड्यूरिंग में लग जाती है, तो जब से मेरा जॉब का स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसे ही मैं ज्वाइन करूँगी जॉब के लिए तो मैं अपने फेलोशिप को वहीं स्टॉप करवा दूँगी, ठीक है, यूजीसी को मिल करके कि मुझे अब अपनी फ़ेलोशिप को स्टॉप करवानी है, ठीक है, अपने रीजंस देके। तो आपको अपनी फ़ेलोशिप को वहीं स्टॉप करवाना होगा, ठीक है। आप दोनों एक साथ नहीं ले सकते हैं किसी भी फ़ेलोशिप के लिए। ये आरएफ के लिए भी है, रिसर्च फ़ेलोशिप जो नॉन नेट और नेट स्टूडेंट्स को मिलता है, तो उनके लिए भी है। किसी भी फ़ेलोशिप के साथ आप जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक को आपको एक ही सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है, या तो फ़ेलोशिप की लीजिए या फिर गवर्नमेंट जॉब की लीजिए, ठीक है। तो ये है। इसके बाद जेआरएफ अमाउंट का तो बता ही दिया मैंने। फिर एक सवाल है पीएचडी हेक्टिक है या नहीं, वो तो डिपेंड करता है सब कुछ कि आप गोल क्या लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आप एक साथ दो गोल लेकर चल रहे हैं कि आपको पीएचडी के थ्रू प्रोफेसरशिप में भी जाना है और साथ में कुछ और भी काम करना है, ठीक है, अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें पीएचडी आपके लिए हेक्टिक हो सकता है। टॉपिक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है, ठीक है। अगर ज़्यादा फील्ड वर्क हुआ, ऐसा टॉपिक आपने चूज़ कर लिया जो फील्ड वर्क से रिलेटेड है, तो शायद हो सकता है वो आपके लिए हेक्टिक हो। और फैमिली प्रॉब्लम फिर वही बात हो जाती है कि अगर बाकी चीज़ें सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, टॉपिक सही है, बाकी फील्ड वर्क नहीं है, तो फैमिली प्रॉब्लम कभी होती है तो उस वजह से हेक्टिक हो सकता है। चीज़ों को मैनेज अगर नहीं कर पाएँ तो हेक्टिक हो सकता है, ठीक है। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, बाकी हेक्टिक नहीं है इतना भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीएचडी कोर्स वर्क के साथ टीचिंग कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो कोर्स वर्क के साथ तो नहीं कर सकते क्योंकि कोर्स वर्क किसी के लिए भी उसमें छूट नहीं है कोर्स वर्क के टाइम, क्योंकि कोर्स वर्क की क्लासेस ही इतनी होती हैं कि आप क्लास लेने कहीं जा ही नहीं सकते, ठीक है, टीचिंग करने जा ही नहीं सकते। तो 5-6 घंटा तो आपको देना ही देना है यूनिवर्सिटी के अंदर, भले ही आपकी 3 ही क्लास हो या 4 ही क्लास हो, लेकिन आपको 5 से 6 घंटे यूनिवर्सिटी में स्पेंड करना ही होगा। तो वो टाइम आप कहीं और नहीं दे सकते हैं। तो इसी वजह से कोर्स वर्क के ड्यूरिंग में तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कहीं पॉसिबल है तो फिर परमिशन लेके कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कर सकते हैं क्योंकि आपको लीव लेनी होती है, ठीक है, और लेकिन नहीं कर सकते, ठीक है। कोर्स वर्क के ड्यूरिंग में कुछ नहीं कर सकते। कोर्स वर्क के बाद आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फेलोशिप नहीं ले रहे हैं तब, अगर फेलोशिप ले रहे हैं तब भी आप अलाउड नहीं है कहीं भी टीचिंग कराने के लिए, ठीक है। तो कोर्स वर्क के ड्यूरिंग में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोर्स वर्क ड्यूरेशन को लेकर। तो अमूमन कोर्स वर्क का जो ड्यूरेशन होता है वो 6 मंथ का है, ठीक है। तो और उसमें भी डिपेंड करता है कि अगर छुट्टियां ज़्यादा नहीं होती हैं तो कोर्स वर्क जल्दी भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है, स्टूडेंट्स कितने सिंसियर हैं, और आप जितने सिंसियर होंगे प्रोफेसर्स उतनी जल्दी क्लासेस आपके ख़त्म कर सकते हैं। तो ठीक है, कोर्स वर्क आप
इतना लेकर चले कि 5 से 5.5 मंथ के अंदर वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कोर्स वर्क के लिए, तो 6 मंथ काफ़ी है कोर्स वर्क के लिए। क्वेश्चन पेपर पब्लिकेशन को लेकर है कि पेपर पब्लिकेशन किस जर्नल में करेंगे, कैसे करें, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अलग वीडियो मैं करवा दूँगी, ठीक है। और पेपर पब्लिश कराना आप लोगों के लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं ना कि आपको पीएचडी करनी ही करनी है, तो इसका मतलब है आप प्रोफेसरशिप में जाना चाहते हैं, ठीक है। और उसमें क्या है, फिर आपको पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद फिर आपको प्रमोशन मिलेगा एसोसिएट प्रोफेसर में, फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद प्रमोशन मिलेगा आपको प्रोफेसर। तो ये जो जर्नी है ना प्रोफेसर बनने तक की, तो इसमें जो रिसर्च पब्लिकेशन या पब्लिकेशन जो है ना वो बहुत मैटर करता है, चाहे वो बुक्स पब्लिकेशन हो, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन हो, ठीक है। तो जो भी हो, आर्टिकल हैं, बुक रिव्यू है, जितने भी पब्लिकेशंस हैं वो बहुत मैटर करते हैं आपके एपीआई को स्कोर को बढ़ाने में, और एपीआई आपके प्रमोशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस वजह से पब्लिकेशन के लिए आप अपने सब्जेक्ट के जो भी फेमस जर्नल्स हैं उनको देख लीजिए एक बार कि उनमें किस किस टाइप के आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, ठीक है। हिंदी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी इस चीज़ के लिए। और तो पब्लिकेशन से रिलेटेड आपके जितने भी फेमस जर्नल है आपके डिसिप्लिन में, ठीक है, तो वो देख लीजिए और उसमें किस किस टाइप के आर्टिकल पब्लिश होते हैं, क्या क्या टॉपिक को लेकर आर्टिकल पब्लिश होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जर्नल क्या होते हैं कि वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसी थीम पे या इसी टॉपिक पे ही से रिलेटेड ही वो आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और यूजीसी केयर लिस्टेड होना चाहिए, पेयर रिव्यूड होना चाहिए, ठीक है, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल होना चाहिए। तो हालांकि दोनों हैं, मतलब अगर एपीआई के बात करें तो उसमें यूजीसी केयर लिस्टेड वाला भी है और पेयर रिव्यूड भी, दोनों के बराबर पॉइंट्स है, ठीक है। तो लेकिन यूजीसी केयर लिस्टेड वाले जो हैं वो हाई क्वालिटी जर्नल्स हैं, तो अगर उसमें पब्लिश होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उसके लिए पेपर की क्वालिटी वो लोग चेक करते हैं, ठीक है, कि मटेरियल कैसा है। तो उसके लिए आप 1-2 पेपर्स जर्नल्स के मतलब 1-2 जर्नल्स के आर्टिकल्स को रीड आउट कर लीजिए, ठीक है। उससे देख लीजिए कि किस किस तरीके से लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी होती है, ठीक है। तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो पेपर पब्लिकेशन एपीआई के लिए ज़रूरी है, तो इसका आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। और जेआरएफ स्टोरी मास्टर्स के ड्यूरिंग में कैसे मैंने किया, तो वो वीडियो मैंने सबसे पहला वीडियो मेरा उसी का है, तो आप उसको वहीं से देख लीजिए, ठीक है। तो उसको रिपीट करना बार बार तो मुझे भी सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उस वीडियो को वहीं से देख लीजिए। बाकी जो डाउट्स होंगे आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। अगला सवाल है पीएचडी कब कंप्लीट होता है। तो अगर आप फेलोशिप के साथ कर रहे हैं तो 5 ईयर्स है मैक्सिमम, ठीक है। तो इस 5 ईयर्स में ही आपको पीएचडी अपनी सबमिट कर देनी होती है, तो आप मैक्सिमम 5 ईयर्स ही लेके चले फेलोशिप के साथ, फेलोशिप के बिना, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 ईयर्स है, और बहुत स्टूडेंट्स 3-3.5 में ही कंप्लीट कर लेते हैं अपने पीएचडी को। तो प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है 3-3.5 में, तो आप सबमिट कर सकते हैं अपनी पीएचडी को, ठीक है। और अगर कहीं जॉब लग जाती है तो क्योंकि पीएचडी जितनी जल्दी आप सबमिट करेंगे उतनी जल्दी चांसेस है कि आप बाकी जगह इंटरव्यू दे सकते हैं जॉब के लिए, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट हो जाने के बाद आपके पास एक वो होता है ना कि हाँ आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली। अगर मैं अभी कहीं अप्लाई करूँगी तो ना मेरे पास पीएचडी कि मतलब अभी मेरा सिर्फ कोर्स वर्क ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो मैं ना जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हूँ ना कुछ और। तो इस वजह से जितनी जल्दी पीएचडी आप कंप्लीट कर लीजिए उतना अच्छा है कि आप जॉब के इंटरव्यू को दे सकते हैं, ठीक है। और वहाँ सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू तो मैं अभी भी दे सकती हूँ लेकिन सिलेक्शन होने के चांसेस मेरे में कम है, ठीक है। तो जितनी जल्दी पीएचडी सबमिट होगी, तो 5 साल मैक्सिमम है पीएचडी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर को अगर चूज़ करना हो तो वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जैसे अगर आपने किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई किया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई किया, तो आप वहाँ देखेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं, पेपर उनका पब्लिश हुआ, ठीक है। तो आप वहाँ अगर जाएंगे तो आपके पास या तो बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज हो, ठीक है, कम्पीट करने के लिए उनसे, बस यही एक है कि आप उनके पास आपके पास नॉलेज बहुत हो, ठीक है। और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनका एपीआई बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि पीएचडी के 30 पॉइंट है एपीआई में, ठीक है। तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के फील्ड में ही जाना है तो इसके लिए आप या तो पहले पीएचडी कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को छोड़कर आप बीएड कर लीजिए और पीजीटी के फील्ड में चले जाइए, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आप लोगों के पास है।
अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के फील्ड में जाते हैं तो 1-2 इंटरव्यू दे लीजिए, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसमें क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और करना ज़रूरी है या नहीं पीएचडी, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ, ऐसे फील्ड में जब आप वैकेंसी के लिए जाते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो वहाँ पे एमए प्लस यानी मास्टर्स प्लस नेट के बहुत कम ही स्टूडेंट आपको मिलेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट पीएचडी कंप्लीटेड वाले होंगे या फिर पीएचडी ड्यूरिंग वाले होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए डरा नहीं रही हूँ, लेकिन बस यही है, सच्चाई यही है कि हालांकि कह तो दिया गया है कि पीएचडी मैंडेटरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन इतने स्टूडेंट अभी तक पीएचडी कर चुके हैं, वो स्टूडेंट फिर कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो वैकेंसी सबसे पहली बात है, वो ज़रूर अप्लाई करेंगे इन सब सीट्स के लिए। तो 1-2 आप वैकेंसी मतलब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। इंटरव्यू दे लीजिए, फिर देख लीजिए, उस हिसाब से फिर आप अपने डिसीजन को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो अगला सवाल है, रिसर्च पहले से हुए टॉपिक पे होता है या नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले से टॉपिक जो हो जाता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप किसी टॉपिक पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर आप स्त्री विमर्श को ही लेके चलते हैं, अगर आप स्त्री विमर्श पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपने जिस कालखंड पे काम हो चुका हो, आप उससे अलग कालखंड पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप समकालीन महिला लेखन की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे राइटर्स का मतलब बहुत ज़्यादा काम हो चुके हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने कुछ अलग राइटर्स को लिया हो जो पिछले काम में, जो पिछले रिसर्च में कवर ना किया गया हो, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स को मतलब डिफरेंस किया जाता है इस तरीके से टॉपिक को, तब जाके हो सकता है कि वो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ आप उस टॉपिक को नया बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ टॉपिक सिमिलर मिलने पे या फिर कंटेंट सिमिलर होने पर टॉपिक नहीं लिया जाता है, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपको टॉपिक चेंज करने को ही कहा जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे टॉपिक को लीजिए जिस पे कम काम हुआ हो और कुछ नया हो, ठीक है। तो रिपीटेशन वाले टॉपिक पे काम नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें चेंज ज़रूर कीजिए और चेंज थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, ये नहीं कि छोटा मोटा चेंज हो। तो इसी वजह से कह रही हूँ, अब जैसे स्त्री जीवन पे काम किया और आप प्रमुख स्त्री चरित्रों पे काम करना चाहते हो, तो दोनों सिमिलर ही हैं, ठीक है, बात वही घूम फिर कर आएगी। तो इसी वजह से रिपीटेशन ना हो और थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस हो टॉपिक में, दोनों टॉपिक में, तो ऐसे टॉपिक का चुनाव कीजिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है जेआरएफ की वैलिडिटी को लेकर। तो जेआरएफ की वैलिडिटी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है तो उसके कितने दिनों के बाद वो जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, ठीक है। तो विदिन 3 ईयर्स आपको एडमिशन लेना होता है, वो डिपेंड है अपने, और उसके 3 साल बाद मतलब उसके 3 साल बाद तक आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में, ठीक है। और अगर आपने मास्टर्स के अपीयरिंग ईयर में ही एडमिशन मतलब जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आपके पास सिर्फ 1 साल और 1.5 साल के लगभग टाइम रहता है, ठीक है। तो उसके टाइम पे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कब अपने जेआरएफ को क्रैक कर रहे हैं, ठीक है। तो एंड में अगर कर रहे हैं तो 3 साल है आपके पास, अगर मास्टर्स के ड्यूरिंग में कर रहे हैं तो मुश्किल से आपके पास 1.5 ईयर बचता है, उसी के टाइम ड्यूरेशन में आपको पीएचडी में एनरोल लेना होता है। और हाँ, एक सवाल ये था, पीएचडी कोर्स वर्क के ड्यूरिंग में फेलोशिप स्टार्ट होती है यदि, तो कोर्स वर्क के ड्यूरिंग में ही फेलोशिप स्टार्ट होती है। एक सवाल ये भी था कि परसेंटाइल के बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होता है क्या पीएचडी में, और रैंक्स होते हैं क्या पीएचडी में। तो रैंक हमारे फील्ड में नहीं है, हाँ कुछ फील्ड में है रैंक, तो हो सकता है वहाँ पे उस बेसिस पे सिलेक्शन हो, लेकिन हमारे फील्ड में नहीं है। तो परसेंटाइल के बेसिस पे है, और लेकिन परसेंटाइल के बेसिस पे भी जज नहीं किया जाता है। जेआरएफ है तो आपको 7 पॉइंट मिलेगा, नेट है तो आपको 5 पॉइंट मिलेगा, और बाकी मास्टर्स में 55% है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी है ही। बाकी और किसी चीज़ों पे जज नहीं किया जाता है कि परसेंटाइल 100 होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, या फिर 98 होगा या 97 होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे नहीं है, रैंक के बेसिस पे हो सकता है, अलग अलग डिसिप्लिन के अलग अलग रूल्स हैं, तो हो सकता है वहाँ पे हो, बाकी हमारे फील्ड में नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और जो भी डाउट्स आप लोगों के मन में हो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई कर दीजिएगा, और थैंक यू सो मच।